आज हम लोग शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 के बारे में। यहाँ पर हम लोगों के लिए ये यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगले साल के लिए, जब हम लोग 2021 के प्रीलिम्स के एग्जाम को देंगे। आइए देखते हैं इस बार का नोबेल प्राइज किसे मिला और किन किन कारणों से यह काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज के ऊपर, तो यह हेपेटाइटिस सी को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया है, जिसमें हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉक्स्टन और चार्ल्स एम राइस शामिल हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन 3 लोगों को यह प्रदान किया गया है। इसको आप हार्वे, माइकल और चार्ल्स, तो यहाँ पर हार्वे, माइकल, चार्ल्स के नाम से आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि सर पेपर में भी दिया हुआ था। हाँ बिल्कुल, कल का ये न्यूज़ है, हम लोगों ने रिसेंटली इसको उठाया है। अब यहाँ पर हम लोग इसे देखते हैं कि और क्या क्या ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है हमारी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड 3 साइंटिस्ट। यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों को यह नोबेल प्राइज दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो एल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में यह दिया जाता है। उनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी, या कह सकते हैं उन्होंने जो डायनामाइट के आविष्कार से संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति से इस नोबेल प्राइज की स्थापना की गई। इस ईयर यह हेपेटाइटिस सी को आइडेंटिफाई करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस जो कि आज के टाइम में एक महत्वपूर्ण बीमारी के रूप में उभरी है, हालांकि इसके ए, बी और सी 3 टाइप हैं मुख्यतः। तो यहाँ पर जो सी की बात आ रही है, हेपेटाइटिस सी की, यह उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, have made a decisive contribution to fight against blood-borne hepatitis। यहाँ पर याद रखिएगा हेपेटाइटिस सी ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस है, मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में इसे देखा जा रहा है, दैट काउज कोरेसिस, सोरियसिस एंड लीवर कैंसर। तो यहाँ पर सोरियसिस और लीवर कैंसर जैसी प्रमुख समस्याओं का यह कारण भी होता है, और यह विश्व में आज के समय में काफी ज्यादा हमारे लिए परेशानी का सबब है। आइए देखते हैं आगे। यहां पर जब बात कर रहे हैं हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉक्स्टन और चार्ल्स एम राइस की, इन्होंने मेड सेमिनल डिस्कवरीज दैट लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोवल वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान की है। प्रायर टू दिस वर्क द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरस हैड बीन क्रिटिकल स्टेप फॉरवर्ड। अब यहाँ पर विटामिन हेपेटाइटिस ए और बी के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस केस को हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर अभी तक यह अनएक्सप्लेन्ड था। तो जो ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस था, जो रक्त से उत्पन्न होने वाला हेपेटाइटिस था, उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद, इस पहचान के बाद, ये सारी जानकारियां हमारे पास प्राप्त हैं। अब यहां पर देखिए, द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस रिवेल्ड द काउज ऑफ रिमेनिंग केस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस। यहां पर आपको मैं बताता चलूं, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती थी, जो बहुत जल्द दूर नहीं होती थी। क्रॉनिक उसे कहते हैं जो बीमारी लंबे समय तक चलती है, जिसका जल्द निदान नहीं होता है, तो उसे क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस के कारणों को एक प्रकार से उजागर करने का काम किया है। मेड पॉसिबल ब्लड टेस्ट एंड न्यू मेडिसिन दैट हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ। और इसके साथ, इसकी पहचान के साथ ही अब नए मेडिसिन तथा का रास्ता खुलता है, और साथ में लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का भी रास्ता खुल रहा है। यहाँ पर लीवर इन्फ्लेमेशन और हेपेटाइटिस, यहाँ पर याद रखिएगा यह कॉम्बिनेशन है ग्रीक वर्ड का फॉर लीवर एंड इन्फ्लेमेशन, दोनों शामिल है। इज मेनली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। यह मुख्यतः वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ऑल थ्रू एल्कोहल एब्यूज, एनवायरमेंटल टॉक्सिन एंड ऑटो इम्यून डिजीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट काउज। यहां पर याद रखिएगा, जब हम लोग हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस सी मुख्यतः वायरल इन्फेक्शन से होता है, लेकिन इसके अलावा
अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से, वातावरण में जो अशुद्धियां हैं, जो टॉक्सिक लेवल है उसकी वजह से, साथ में ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है उनकी वजह से भी यह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा यह आप समझ लीजिए कि हमारे लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं। 1940 में यह स्पष्ट हो गया था कि जो संक्रामक हेपेटाइटिस के दो मुख्य प्रकार हैं। हेपेटाइटिस एक का नाम पहला पर जो कि प्रदूषित पानी या भोजन से फैलता है। आमतौर पर रोगी इसमें दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता है इसका, तो याद रखिएगा ये क्यूरेबल होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस ए इसका 1940 के आसपास पहचान कर लिया गया था। इसे मुख्यतः देखा गया कि यह पीने के पानी तथा खाने के सामान से ही फैल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए किस प्रकार से फैलता है, तो याद रखिएगा पॉल्यूटेड वाटर और फूड से यह फैलता है। साथ में कोई भी इसका लंबे समय तक व्यक्ति के शरीर पर असर या प्रभाव नहीं होता है। वहीं पर सेकेंड टाइप ऑफ द ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड रिप्रेजेंट्स मच मोर सीरियस थ्रेट। लेकिन जो दूसरा हमारा हेपेटाइटिस बी है, जो ब्लड की सहायता से हमारे शरीर में फैलता है, वह एक बड़ी सीरियस थ्रेट के रूप में उभर कर आया है, सिंस इट कैन लीड ए क्रॉनिक कंडीशन, जिसकी वजह से एक क्रॉनिक कंडीशन आरंभ हो जाती है, यानी कि ये जल्दी क्यूरेबल नहीं होता है। वहीं पर बात करेंगे विथ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेरोसिस एंड लीवर कैंसर, और यह आगे चलकर लीवर कैंसर और सीरियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम हेपेटाइटिस सी बी के बारे में देख रहे हैं, जो आपका काफी खतरनाक होता है। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे के पूरे ये को बताया गया है। हेपेटाइटिस ए वायरस यह भोजन और पानी से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों के दोनों ब्लड से ट्रांसमिट होने वाले डिजीज हैं। इसमें आपको पिक्चर के द्वारा समझ में आएगा कि आपका लीवर किस प्रकार का है। ये जो आप देख रहे हैं रंगीन, आप हेल्दी लीवर लीवर की पहचान है, जबकि यह आपका सीरियोसिस वाला लीवर है जो येलो साइज से आपका कलर में आ चुका है। वहीं पर अगर बात करेंगे, ये और बुरी अवस्था है जिसमें हेप्टोसेलुलर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हेपेटाइटिस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी आज के समय में स्वस्थ व्यक्ति को लंबे समय अगर जीना है तो निश्चित तौर पर हेपेटाइटिस बी सी इन सब से बचाव की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले द हेपेटाइटिस वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1965। तो यहाँ पर याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी हमारा 1965 में डिस्कवर्ड किया गया था, और इसे डिस्कवर्ड करने वाले थे डॉक्टर बरूचा ब्लूमबर्ग, जिन्होंने इसका खोज की थी। सीरियोसिस एक बीमारी का नाम है अनीसा। सीरियोसिस यह लिवर सीरियोसिस होती है। अब यह एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में उभर कर आता है। अब यहां पर देखिएगा इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डॉक्टर बरूचा ब्लूमबर्ग को हेपेटाइटिस वी वायरस की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ओरिजिनली द वायरस वाज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन एंटीसेंट। अब आप लोग को यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगी वो इसी रूप में पूछेगी। ऑस्ट्रेलियन एंटीजेंट के रूप में कौन सी बीमारी जानी जाती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा यह जानी जाती है हमारी हेपेटाइटिस बी, because it was named for Australian एब्रोजीन ब्लड। यहां पर याद रखिएगा एब्रोजीन ब्लड का मतलब है कि यह रक्त को अवशोषित कर लेता है। द सैंपल दैट रिएक्टेड विद द एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ द अमेरिकन हेमोफीलिया पेशेंट, जो अमेरिका के हेमोफीलिया के पेशेंट हुआ करते थे, यह उनमें ही मुख्यतः पाया जाता था, और इसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का नाम दिया गया था। वहीं पर बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के टीके के बारे में, तो मर्क फार्मास्यूटिकल्स ने सबसे पहले इसका टीका बनाया, जिसके वैक्सीन का नाम हेपाटावैक्स रखा गया था, विच वॉज फर्स्ट कॉमर्शियल। यह आपका पहला कॉमर्शियल वैक्सीन था हेपेटाइटिस बी का। और लेकिन वर्तमान में यह आपका 1990 के बाद से यह प्रयोग में नहीं आ रहा है। अब इसमें दूसरी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के वैक्सीन आते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा हेप्टावैक्स यह पहला वैक्सीन था हेपेटाइटिस बी का।
चलिए, आज की क्लास में हम लोगों ने जाना हेपेटाइटिस और इससे संबंधित जानकारियों के बारे में। अगली क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।